हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। आज जो केस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग केस है। एक बहुत ही इनफेमस केस है। और इसमें आगे क्या होने वाला है इसका कुछ आइडिया तो आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा, थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। तो ये केस सच में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग केस है। और इसमें आगे जो कुछ होता है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि इंसेस्ट के बारे में हमने पहले भी बात की है, इस तरह के रिलेशनशिप हमने देखे हैं। लेकिन इस केस में जो कुछ होता है वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। फिलहाल मैं आपका सस्पेंस खराब नहीं करना चाहती, मैं शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। इसीलिए सीधे शुरू करते हैं हम अपना आज का केस। ये केस है स्टीवन प्लेडो का। ये केस शुरू होता है 1995 से, जबकि स्टीवन 20 इयर्स ओल्ड था। और मैं आपको बता दूं कि स्टीवन के बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज्यादा बातें मुझे पता नहीं चल पाई हैं। क्योंकि जनरली जो ये लॉन्ग स्टोरीज होती हैं, डिस्टर्बिंग स्टोरीज होती हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड बताना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड था, उसने बचपन में क्या क्या देखा था, क्या महसूस किया था, मुझे लगता है कि उसको जानना भी जरूरी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक्सक्यूज के रूप में मैं आपके सामने रखती हूँ कि इसका बैकग्राउंड ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड खराब होता है, लेकिन आगे चलकर वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। तो किसी एक्सक्यूज के रूप में नहीं, बल्कि उसको पूरी तरह से समझने के लिए उसका बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखना पसंद करती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये चॉइस मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड के बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इसकी बर्थडे भी मुझे पता नहीं चल पाई। इसकी अलग अलग बर्थ डेट्स मौजूद हैं। लेकिन बस हम यही कह सकते हैं कि इसका जन्म हुआ था 1975 में। और साथ ही थोड़ा बहुत ये पता चला है कि ये थोड़ा सा स्कूल में अलग थलग रहना पसंद करता था। लेकिन इसकी किसी भी हॉबीज के बारे में पता नहीं चल पाया है, इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं चल पाया है, ना ही इसके पेरेंट्स के बारे में। इसके पेरेंट्स का व्यवहार इसके प्रति कैसा था, इसका बचपन कैसा था, इसके बारे में कुछ खास जानकारी मौजूद नहीं है। हम इस केस की वहां से बात करेंगे जबकि वो 20 इयर्स ओल्ड था। और उस समय वो न्यूयॉर्क में रह रहा था। जब वो करीब 20 इयर्स ओल्ड था तब वो एक लड़की से बात करना शुरू करता है जिसका नाम था एलिसा गार्शिया। और उस समय वो 15 इयर्स की थी। यानी कि वो 20 इयर्स का था, वो 15 इयर्स की थी। तो भले ही इनके बीच में ज्यादा एज गैप नहीं था, लेकिन जो एलिसा थी वो एक बच्ची थी। उसके साथ किसी भी तरीके का संबंध रखना एक 20 साल के लड़के के लिए वो गलत था। और अगर वो 15 साल की बच्ची से बात कर रहा था तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि वो एक घटिया किस्म का व्यक्ति था। तो फिलहाल ऐसा बताया जाता है कि वो लोग ऑनलाइन बातचीत कर रहे थे। और वहीं से उसने एलिसा को ग्रूम करना शुरू कर दिया था। तो 1995 में भी ऑनलाइन बातचीत हो सकती थी, उस समय भी थोड़ा बहुत इंटरनेट अवेलेबल था। उनकी ये जो ऑनलाइन बातचीत थी वो कुछ समय तक चलती रही। ये जो एलिसा नाम की लड़की थी ये सैन एंटोनियो में रहा करती थी, यानी कि टेक्सास में रहा करती थी। तो अब स्टीफन जाता है न्यूयॉर्क से टेक्सास, यानी कि सैन एंटोनियो, उससे मिलने के लिए। फिर एक बार मिलने के बाद ये अक्सर वहां पर जाने लगता है इस लड़की से मिलने के लिए। और आप याद रखिए कि इस समय ये जो एलिसा नाम की लड़की है ये केवल 15 इयर्स ओल्ड है। तो देखा जाए तो ये पूरी तरह से इलीगल था। मुझे ऐसा लगता है कि एलिसा के पेरेंट्स को भी इस बारे में पता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कुछ खास परवाह इस बात की नहीं की। शायद इससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, या हो सकता है कि उनको पता ही ना हो, तो इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो एलिसा और स्टीवन अगले 2 सालों तक मिलते रहे। और उसके बाद एलिसा प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद जनवरी 1998 में एलिजा ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि एक लड़की थी। और इसका नाम इन्होंने रखा डेनिस। तो डेनिस, ये नाम आप याद रखिएगा। जब एलिसा ने डेनिस को जन्म दिया था तब वो 17 इयर्स ओल्ड थी। यानी कि उस समय भी वो एक माइनर थी। और ये पूरी तरह से गलत था। इसके बाद ये लोग साथ में मूव इन कर जाते हैं। अब ये बच्चे के होने से पहले ही मूव इन कर गए थे साथ में, या बाद में किया था ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये साथ में रहने लगे थे। और ऐसा बताया जाता है कि ये लोग साथ में वर्जीनिया मूव कर गए थे। अब ये लोग वहां पर साथ में रह रहे थे। उनकी बेटी भी ऑब्वियसली इनके साथ रह रही थी। और यहीं से अब चीजें थोड़ा सा बिगड़ने लगी थी। ऐसा बताया जाता है कि जो स्टीवन था वो इस बच्ची के साथ, यानी अपनी बेटी के साथ, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। उसने अपनी बेटी को पिंच वगैरह करना शुरू कर दिया था, उसको परेशान करने लगा था। वो इतनी जोर से अपनी बेटी को पिंच करता था कि उस बच्ची के शरीर पर ब्रूजेस पड़ जाते थे, नील के निशान पड़ जाते थे। और उसकी बॉडी पर जगह जगह नील के निशान बने हुए थे। ऐसा भी बताया जाता है कि जब डेनिस रोती थी तो स्टीवन बहुत ज्यादा एनॉइड हो जाता था। उसको बिल्कुल ये बात पसंद आती ही नहीं थी, उसको ये पसंद नहीं आता था कि उसका बच्चा उसको डिस्टर्ब कर रहा है।
ऐसा भी बताया जाता है कि उसको चुप कराने के लिए या उसकी आवाज से बचने के लिए ये उसको एक कूलर में बंद कर देता था। कूलर यानी कि जिसमें बर्फ वगैरह रखते हैं, ऐसा एक बर्तन होता है बड़ा सा, तो उसमें रख देता था और उसके बाद उसका ढक्कन लगा देता था। फिर काफी देर तक वो बच्चा उसी के अंदर पड़ा रहता था। भले ही वो उसके अंदर रोता रहे, लेकिन उसके बाद स्टीवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब अगर वो उस कूलर का ढक्कन बंद कर देगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी स्टीवन को अपनी बच्ची के लिए कोई डर नहीं लगता था। वो तब तक वेट करता था कि जब तक वो बच्ची उसमें जीवित रह पाए। उसको अंदाजा था कि कितनी देर में उसको ढक्कन खोल देना है। तो काफी देर के बाद जबकि बच्ची की हालत अंदर बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी, तब स्टीवन फाइनली उसको उस कूलर से बाहर निकाल लेता था। तो आप देख ही सकते हैं कि स्टीवन एक बहुत ही घटिया इंसान था। और एलिसा का ऐसा कहना है कि और भी बहुत सारी चीजें हुई थी जो कि बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग थी, लेकिन ये सारी चीजें एलिसा ने कभी भी खुलकर बताई नहीं। उसने ये भी कहा कि कुछ और डार्क चीजें भी करता था वो अपनी बच्ची के साथ, लेकिन वो बातें उसने अपने तक ही रखी, उसने कभी भी शेयर नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं हम अनुमान लगा ही सकते हैं, वैसे भी ये जिस तरह का केस है, तो क्या डार्क चीजें हुई होंगी उसका कुछ अंदाजा हम लगा सकते हैं, अपने आप ही हमें अनुमान लग जाता है। तो हमें इस अब्यूज का फुल एक्सटेंट तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बहुत ही घटिया चीजें उस घर में चल रही थी जिसको केवल इमेजिन ही किया जा सकता है। तो अब एलिजा को बहुत ज्यादा पावरलेस फील हो रहा था। उसको पता था कि वो इस व्यक्ति से अपनी बच्ची को बचा नहीं पाएगी, और देखा जाए तो वो खुद भी एक विक्टिम थी स्टीवन की। उसको भी बहुत ज्यादा दबा कर रखता था स्टीवन, और वो उसके सामने कहीं ना कहीं लाचार थी। लेकिन क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा खराब महसूस हो रहा था जो कुछ भी उसकी बच्ची के साथ हो रहा था, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपनी बच्ची की हेल्प कैसे करे। हालांकि वो इसको छोड़ सकती थी, लेकिन क्यों नहीं छोड़ा इसका पता नहीं है। शायद कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुकी थी, या हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर निर्भर हो गई थी, इस कारण से इसको छोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन उसके बाद अब एलिसा ने एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि हार्ड डिसीजन लिया। उसने ये डिसाइड किया कि अपनी बेटी डेनिस को वो अडॉप्शन के लिए दे देगी, यानी कि गोद दे देगी। हालांकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। वैसे भी यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि वो केवल 17 ईयर्स ओल्ड थी, खुद भी एक बच्ची थी। और जिस समय उसने अडॉप्शन का सोचा, उस समय तक डेनिस करीब 8 मंथ्स ओल्ड हो चुकी थी। फाइनली एक कपल अडॉप्शन के लिए सामने आया जिनका नाम था एंथनी एंड कैली। इन दोनों ने इस बच्ची को यानी कि डेनिस को अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद इन्होंने डेनिस का नाम रखा केटी। यानी कि डेनिस को एक नया नाम दिया जो कि जनरली लोग अडॉप्शन के बाद करते ही हैं। अब ये जो केटी या डेनिस थी, ये इस कपल के साथ रहने के लिए चली गई। ये ही उसका पालन पोषण करने लगे। और ये जो कपल था, ये रहता था डोवर न्यूयॉर्क में। अब इसके आगे की जो जिंदगी थी डेनिस की यानी कि केटी की, वो पूरी तरह से नॉर्मल थी और बहुत ही खुशनुमा थी। ऐसा बताया जाता है कि वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के बहुत ही ज्यादा नजदीक थी, यानी कि उनका बहुत ही ज्यादा आपस में प्यार था। और साथ ही उसके जितने भी रिश्तेदार थे, यानी कि नए रिश्तेदार थे, वो भी उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। ऐसा बताया जाता है कि केटी एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक थी। वो एक वेजिटेरियन थी क्योंकि वो जानवरों से प्यार करती थी, और साथ ही बहुत ज्यादा फूडी भी थी। उसका जो निकनेम था वो दिया हुआ था इसको पैकमैन का, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ खाना पसंद करती थी। इसकी स्कूल लाइफ भी पूरी तरह से नॉर्मल थी। वो अपने स्कूल की चीयर लीडर ग्रुप का हिस्सा थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये उसका बिगेस्ट पैशन था अपनी जिंदगी का, कि वो एक आर्टिस्ट बने आगे चलकर। और ऐसा बताया जाता है कि अगर उसके हाथ में एक पेन हो और एक पेपर हो उसके हाथ में, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती थी, और बहुत अच्छा ड्रॉ करती थी। अब उसने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया धीरे धीरे। इसके बाद वो कॉलेज जाने की प्लानिंग कर रही थी। वो आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहती थी कॉलेज जाकर, क्योंकि उसको फाइनली अपने पैशन को ही फॉलो करना था। लेकिन इसी दौरान यानी कि अपने हाई स्कूल पूरा करने के बाद, पता नहीं कैसे, लेकिन उसको पता चल गया था कि उसको अडॉप्ट किया गया है, और जिन लोगों के साथ वो रह रही है वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, उसके असली यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो इस चीज से पूरी तरह से ओके थी। उसने इस न्यूज को काफी अच्छी तरीके से लिया, और वो बहुत ज्यादा बॉदर्ड नहीं लग रही थी। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से नेचुरल थी कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि असल में वो आई कहाँ से है, असल में उसके पेरेंट्स हैं कौन, और ये सारी चीजें पूरी तरह से नेचुरल थी। तो इधर केटी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ आराम से एक हैप्पी लाइफ जी रही थी न्यूयॉर्क में। और अब मैं आपको बता दूं कि इधर जो स्टीवन और एलिसा थे,
फिलहाल वो क्या कर रहे थे। अब आपको पता ही है कि जो डेनिस है उसने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया है, तो अच्छी खासी उसकी एज हो गई है, कई साल गुजर चुके हैं। जो स्टीफन और एलिजा हैं वो अभी भी साथ में ही थे, यानी कि वो अलग अलग नहीं हुए थे। उसके माँ बाप जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो फिलहाल भी साथ में थे और साथ में ही रह रहे थे। लेकिन इनकी रिलेशनशिप कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब इन्होंने डेनिस को अडॉप्शन के लिए दे दिया था, उसके करीब 10 सालों के बाद इनके कुछ और बच्चे पैदा हुए। एलिसा को ऐसा लगा था कि अब वो लोग मैच्योर हो गए हैं, अब वो बच्चों की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तो अब उसको बच्चे चाहिए थे। तो अब इसके बाद इनके 2 और बच्चे होते हैं और ये दोनों ही लड़कियां थी। अब तक एलिजा और स्टीवन इनकी जिंदगी भी थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी, तो अब ये दोनों अपने 2 बच्चों के साथ यानी 2 बेटियों के साथ रह रहे थे। एलिसा को ऐसा लगा था कि ये बच्चों को हैंडल करने के लिए अब मैच्योर हो गए हैं और सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब ये दोनों बेटियां बड़ी हो रही थी, और मैं आपको बता दूं कि ये बेटियां ट्विंस नहीं थी, बल्कि इनके बीच में कुछ सालों का गैप था। तो जब इनकी बेटियां बड़ी हो रही थी, यानी कि अपने बच्चों को बड़ा कर रहे थे साथ में, तब एलिजा और स्टीवन के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टेंशन आ गई थी। और इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं था कि ये सारी टेंशन स्टीवन की तरफ से आ रही थी, क्योंकि उसका टेम्पर बहुत जल्दी लूज हो जाता था, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। एलिजा को उसके सामने कहते हैं कि एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता था। वो बहुत ज्यादा सोच समझकर उसके सामने काम करती थी, बात करती थी, और उसको स्टीवन हमेशा ये एहसास कराता था कि वो कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। स्टीवन किसी भी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा नाराज हो सकता था और इसके लिए एलिजा हमेशा बहुत ज्यादा घबराती थी। जब भी स्टीवन को गुस्सा आता था, वो घर में सामान तोड़ने फोड़ने लगता था। वो कई बार दीवारों पर मुक्के मार मार के दीवारों में छेद कर देता था। तो यानी कि वो एक बहुत ही बेकार व्यक्ति था। उसको किसी भी बच्चे के आसपास नहीं होना चाहिए था, और पता नहीं क्यों उसे एलिजा ने अभी तक छोड़ा नहीं था। पता नहीं क्यों वो आज भी इस व्यक्ति के साथ थी। इनके घर का माहौल बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक था, और एलिजा और उसकी दोनों बच्चियों के लिए तो ये माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इधर जो स्टीवन था वो कभी भी अपनी जॉब को होल्ड नहीं कर पाता था लंबे समय के लिए, और इसका कारण भी मुझे ऐसा लगता है कि उसका एटीट्यूड ही रहा होगा। उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा एटीट्यूड था, बहुत ज्यादा ईगो था। इस कारण से वो बार बार जॉब स्विच करता था और घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बार बार खराब हो जाती थी। एलिजा भी जॉब करती थी और ज्यादातर घर को चलाने की जिम्मेदारी एलिजा की ही थी। तो अब आपको इस फैमिली डायनेमिक का काफी हद तक अंदाजा लग गया होगा। अब हम चलते हैं केटी की तरफ, यानी कि डेनिस की तरफ। अब तक वो 18 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी, और अब वो डिसाइड करती है कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से कांटेक्ट करेगी और जानेगी कि आखिर वो कौन है। अब वो उनको सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश करती है, और उसको फाइनली अपने माँ बाप यानी कि एलिजा और स्टीवन मिल भी जाते हैं। वो उनको मैसेजेस वगैरह भेजती है, बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो ये दोनों ही उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो उसको मैसेज बैक करते हैं, और इसके बाद इनके बीच में मैसेजेस के थ्रू ही बातचीत होना शुरू हो जाती है। फिर इसको पता चलता है कि इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की 2 और बेटियां भी हैं, यानी कि इसकी 2 बहनें हैं, बायोलॉजिकल बहनें, जो कि इसके लिए बहुत ही एक अच्छी बात थी, बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी। और इसको ये भी पता चलता है कि ये लोग वर्जीनिया में रह रहे हैं। अब ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं, अपनी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं। इन सारी चीजों में उसको वाव फैक्टर दिखता है कि उसको अपनी फैमिली दिख गई है। अभी तक तो उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से ही अब डेनिस डिसाइड करती है कि वो अपना सारा का सारा कॉलेज जाने का प्लान चेंज कर देगी। वो अपना सारा का सारा सामान पैक करती है और अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को बताती है कि वो वर्जीनिया मूव कर रही है अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के पास। यानी कि वो अपनी न्यूयॉर्क वाली जिंदगी को पूरी तरह से ड्रॉप कर रही थी, छोड़ रही थी अपने पीछे, और वर्जीनिया जा रही थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा चेंज था, एक बहुत ही बड़ा फैसला था। और कहीं ना कहीं ये फैसला मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड भी लगा, क्योंकि ये फैसला अचानक से हुआ था। पता नहीं क्यों उसने ये डिसीजन लिया था, लेकिन उसने ये डिसीजन लिया था। लेकिन जो केटी के अडॉप्टिव पेरेंट्स थे, वो ऑब्वियसली नेचुरली बहुत ज्यादा हर्ट थे, उनको बहुत ज्यादा झटका लगा, सदमा लगा ये देखकर। लेकिन उसके बाद भी वो लोग काफी सपोर्टिव रहे। उनको इस बात का एहसास था कि जो केटी है, जो डेनिस है, वो अब एडल्ट हो चुकी है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, और भले ही उनको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन शायद वो उसको रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने भी अब केटी का सपोर्ट किया। उन्होंने पैकिंग वगैरह में मदद की, उसको जाने में मदद की, और पूरी तरह से उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी भी उसका विरोध किया ही नहीं। उनको पता था कि अब ये अपने डिसीजन खुद ले सकती है। फाइनली एक दिन अब डेनिस अपना सारा सामान उठाकर
वर्जीनिया चली जाती है अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के पास। वो इस घर में जाकर अपनी दोनों बहनों से मिलती है, और जो उसकी दोनों बहनें थी वो भी डेनिस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जिस समय डेनिस 18 ईयर्स ओल्ड थी, तब उसकी जो बहनें थी दोनों, वो 11 और 6 ईयर्स ओल्ड थी, यानी कि इनके बीच में काफी ज्यादा एज गैप था। ये दोनों ही लड़कियां अपनी बड़ी बहन को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत ज्यादा खुश हो गई कि उनकी एक बड़ी बहन भी है। ये बात उनको बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। इधर डेनिस ने पाया कि उसकी जो बायोलॉजिकल मदर है, यानी कि एलिजा, वो भी बहुत ही अच्छी है, और उसकी अपनी इस नई मदर के साथ भी, अपनी बायोलॉजिकल मदर के साथ भी बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप बन गए थे। अब अगर हम स्टीवन की बात करें, तो वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा था। देखा जाए तो शुरुआत से ही, जब से डेनिस अपने माँ बाप से मिली थी ऑनलाइन, तब से ही स्टीवन का बिहेवियर बहुत ज्यादा ट्रबलिंग था, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था, और वो डेनिस के प्रति बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा था। वो डेनिस के साथ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताने लगा था, उससे बहुत ज्यादा बातचीत करने लगा था, और जब वो इनके घर में शिफ्ट हो गई, तब भी वो बहुत ज्यादा समय केटी के साथ, डेनिस के साथ बिता रहा था, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लिंगी हो रहा था। ये सारी चीजें बहुत वियर्ड तो दिखी रही थी, क्वेश्चनेबल भी लगने लगी थी। इसके अलावा ये भी देखने के लिए मिला कि अब स्टीवन अपने लुक्स के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो गया था। वो अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाने की, यंग दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी बियर्ड शेव कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि वो यंग दिखने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से। वो लड़कों की तरह कपड़े पहनने लगा था, स्किनी जीन्स पहनने लगा था, एकदम टाइट टी शर्ट्स पहनने लगा था, जो कि वो जनरली इससे पहले नहीं पहनता था। ऐसा लग रहा था कि वो डेनिस के स्टाइल को मैच करने की कोशिश कर रहा है, और उसके सामने अपीलिंग दिखने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड बात थी। और इस समय मैं आपको बता दूं कि इस समय स्टीवन की एज थी 42 ईयर्स। एलिजा ने भी स्टीवन के इस वियर्ड बिहेवियर को नोटिस कर लिया था, और वो काफी कंसर्न्ड हो गई थी। उसे पता था कि स्टीवन किस तरह का व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है। ये सारी जानकारियां कहीं ना कहीं, या इसका अंदाजा एलिजा को जरूर रहा होगा। जब उसने बहुत ज्यादा क्लिंगी बिहेवियर देखा स्टीवन का डेनिस के प्रति, तो वो इतनी ज्यादा कंसर्न हो गई, क्योंकि वो इसकी विक्टिम रह चुकी थी। इसे पता था कि किस तरह से ये लड़कियों को ग्रूम करता है। इसको भी उसने कहीं ना कहीं तब से ग्रूम किया था जबकि वो 15 ईयर्स ओल्ड थी। तो इसे पता था कि ये कुछ भी कर सकता है। तो अब इसने डिसाइड किया कि वो डेनिस को सब कुछ बता देगी कि स्टीवन बचपन में उसके साथ क्या किया करता था। मैंने आपको बताया था कि जब ये 8 मंथ्स की थी, तभी एलिजा ने इसको अडॉप्शन के लिए दे दिया था, क्योंकि स्टीवन बहुत सारी डार्क चीजें करता था इस बच्ची के साथ, उसको बुरी तरीके से अब्यूज करता था। तो अब एलिजा ने डिसाइड कर लिया था कि वो सारी बातें अब डेनिस को बता देगी। तो उसने अब डेनिस को सब कुछ बता दिया कि स्टीवन उसके साथ बचपन में क्या क्या किया करता था। उसको पिंच करता था, उसे कूलर में रख दिया करता था, इसके अलावा और भी सारी चीजें उसको बता दी, जो कि इस केस में आपको नहीं बता पाई, क्योंकि ये चीजें कभी भी दुनिया के सामने नहीं आई, जो बहुत ज्यादा डार्क थी। तो एक तरह से वो अपनी बेटी को वॉर्न करना चाहती थी कि स्टीवन किस तरह का व्यक्ति है, कितना घटिया व्यक्ति है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि भले ही डेनिस ने बातें बहुत ज्यादा ध्यान से सुनी, लेकिन उसने बिल्कुल नॉर्मल वे में रिएक्ट किया। उसको ऐसा लगा कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब एलिस एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइड हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, और उसके बाद मुझे इसको समझाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लग रहा था कि जैसे डेनिस के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा ये सारी बातें सुनकर, और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। अब एलिस को तो ऐसा लगने लगा था कि ये बातें जानने के बाद और भी ज्यादा डेनिस स्टीवन के नजदीक हो गई थी, पता नहीं कैसे। अब ये दोनों साथ में और ज्यादा समय बिताने लगे थे, यहां तक कि स्टीवन ने केटी के, यानी कि डेनिस के कमरे के फ्लोर पर ही सोना शुरू कर दिया था। यानी कि जहां पर डेनिस सोती थी, उसी बेडरूम के फ्लोर पर अपना बिस्तर लगाता था। और ये चीज बहुत ज्यादा वियर्ड थी। देखा जाए तो ये अलाउड भी नहीं है। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ज्यादातर, इनमें अलाउड ही नहीं है कि बच्चे को अपने साथ सुला सकें। इसीलिए वो छोटे बच्चे को भी शुरुआत से ही अलग सुलाते हैं। लेकिन वो उसके ही बेडरूम में सो रहा था, जमीन पर, और पता नहीं क्यों। अब ये बातें ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी एलिजा को, और उसने इस बारे में स्टीवन से बात भी की। उसने उसको कन्फ्रंट किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके कमरे में क्यों सो रहे हो, इसका क्या मतलब है। लेकिन स्टीवन एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। उसको कन्फ्रंट किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उसने जो भी कहा होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन उसने एलिजा को बस इधर उधर की बातें करके टरका दिया और बहुत ज्यादा नाराज होने लगा। इधर स्टीवन और केटी के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्लोजर होते जा रहे थे।
और यहीं से अब एलिजा और स्टीवन की शादी खराब होने लगी थी पूरी तरह से, कहीं ना कहीं टूटने लगी थी। नवंबर 2016 में एलिजा ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया, उसने खुद ही फाइल किया। लेकिन डिवोर्स के फाइनल होने से पहले ही वो इस घर से बाहर निकल गई थी और अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ ले गई थी। अब इधर जो एलिजा और डेनिस थे वो उसी घर में रह रहे थे और बाकी तीनों लोग वहां से जा चुके थे। अब एलिजा और स्टीवन को दोनों को ही स्प्लिट कस्टडी मिली थी, यानी कि जो दोनों उनकी बेटियां थी वो कुछ समय एलिजा के साथ रहती और कुछ समय उनको स्टीवन के साथ बिताना था। इधर जो डेनिस थी उसकी कस्टडी किसी को मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि वो एडल्ट थी, वो किसी के साथ भी रह सकती थी। तो केटी ने यानी कि डेनिस ने डिसाइड किया कि वो स्टीवन के साथ ही रहेगी। तो अब वो इस घर में अकेले अपने पिता के साथ रह रही थी, अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ। और स्टीवन ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उसे लगा कि अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, वो भी अपनी सगी बेटी डेनिस के साथ। और ये मैं बोल रही हूं, इस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब यहां से बताया जाता है कि किसी समय स्टीवन और केटी के रिलेशनशिप थे वो सेक्सुअल हो गए, यानी कि इनके बीच में रिलेशनशिप बन गए, जो कि एक बहुत ही सिक और डिस्गस्टिंग बात है। यहां से इनके रिलेशनशिप बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले गए। ऐसा बताया जाता है कि ये कपल की तरह एक ही बेड को शेयर करते थे, एक ही बेड पर सोने लगे थे। इनको कुछ भी ऐसा नहीं था कि दिखावे के लिए अलग अलग सोए, ये एक ही बेड में सो रहे थे, एक ही बेडरूम में रह रहे थे। और फिलहाल एलिजा को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि एलिजा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, उसको पता था कि स्टीवन का जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा क्रीपी है अपनी बेटी के प्रति। लेकिन शायद वो भी ये नहीं सोच सकती थी कि इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाएंगे। इसको ऐसा लगता होगा कि स्टीवन बहुत ही ज्यादा क्रीपी बिहेव कर रहा है, बहुत ज्यादा अपनी बेटी के साथ चिपक रहा है। लेकिन उसने भी ये नहीं सोचा होगा कि इनके बीच में इस तरह के संबंध बन सकते हैं। और इसी कारण से वो लगातार अपनी बाकी दोनों बेटियों को इस घर में भेज रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास स्प्लिट कस्टडी थी, या हम कह सकते हैं ज्वाइंट कस्टडी थी अपनी दोनों बेटियों की। तो थोड़ा समय ये जो दोनों बेटियां थी वो स्टीवन के साथ भी बिताती थी। तो ये लगातार अपने दोनों बच्चों को वहां भेज रही थी आराम से, इसको लग रहा था कि सब कुछ सेफ है। अगर इसको पता होता कि ये रिलेशनशिप चल रहे हैं वहां पर उस घर में, तो ये कभी भी अपने बच्चों को वहां नहीं भेजती। अब एक बहुत ही अजीब सी, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात यह है कि जब ये दोनों बच्चे, दोनों लड़कियां उस घर में जाती थी रहने के लिए, रुकने के लिए, तो उस दौरान डेनिस और स्टीवन लगातार एक कपल की तरह एक्ट करते थे, जैसे कि वो शादीशुदा हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। और ये एक बहुत ही अजीब सी बात थी, बहुत ही मेस्ड अप बात थी। और आप समझ ही सकते हैं कि इन दोनों बच्चियों के लिए ये सारी चीजें कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग रही होंगी। कहाँ तो आज तक ये दोनों बच्चियां अपने माँ बाप के साथ रहती आई थी बचपन से, फिर इनकी बड़ी बहन भी आ गई इनके साथ, और अब अचानक से इनका घर टूट चुका था। और अब इनकी जो बड़ी बहन है वो उनके डैड के गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही है। ये बहुत ही मेस्ड अप बात थी। और मैं आपको एक बहुत ही घटिया बात और बता दूं कि स्टीवन इन दोनों बेटियों को मजबूर करता था कि तुम्हें केटी को या डेनिस को अपनी स्टेप मॉम की तरह ट्रीट करना है, उन्हें स्टेप मॉम कहकर बुलाना है, या मतलब मॉम कहकर बुलाना है। और साथ ही इसने मजबूर किया था इन दोनों ही बच्चियों को कि ये बात वो किसी को भी नहीं बताएंगी। और उसने ये भी कहा था कि अगर तुम ये बात किसी को भी बताओगे तो लोग तुम्हारा ही मजाक बनाएंगे। सब लोग कहेंगे कि तुम्हारी बहन है, कि तुम्हारी मॉम है, मतलब जो भी कहा होगा। वो इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव था, इतना ज्यादा बच्चों को ग्रूम करता था, इतना ज्यादा हॉरिबल व्यक्ति था कि दोनों बच्चियों को बुरी तरीके से डरा रखा था। और ये लोग खुलेआम कपल की तरह रहते थे इन दोनों बच्चों के सामने भी। सारी चीजें इसी तरीके से चलती रही अगले 6 महीने तक। इन दोनों छोटी बच्चियों के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि स्टीवन और डेनिस एक फुल ब्लोन रिलेशनशिप में चल रहे हैं और एक कपल बन चुके हैं। लेकिन एक दिन अचानक ही एलिजा को इस बात का पता चल गया। और पता उसे इसलिए चला क्योंकि उसने कुछ देखा। एक दिन उसने अपनी 11 साल की जो बच्ची थी उसकी डायरी देखने का डिसीजन लिया। और जो कुछ उसने उस डायरी में देखा वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग था। वो पूरी तरह से हिल गई। वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि उसकी दोनों बच्चियां क्या झेल रही हैं। मैं आपको इमेजेस दिखा रही हूँ उस डायरी के एक्सट्रैक्ट्स की, उस डायरी में क्या क्या मौजूद था, और उसको देखकर आप समझ ही सकते हैं कि ये जो बच्ची थी वो कितनी ज्यादा कंफ्यूज्ड थी। उसकी डायरी में तो बहुत कुछ था, जिसके कुछ पन्ने मैं आपको दिखा रही हूँ। उसने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई थी। उसमें उसने लिखा था कि जो केटी है, यानी कि जो डेनिस है, वो प्रेग्नेंट है, और क्या डैड ने उसको प्रेग्नेंट किया है। और साथ ही उसने लिखा था कि डैड बताते हैं कि शी इज माई स्टेप मॉम, और मैं जो है उसकी बहन हूं या डॉटर हूं, मुझे समझ में नहीं आता है। और मुझे तो डेनिस अपनी सिस्टर की तरह अच्छी लगती है और अपनी मॉम की तरह अच्छी नहीं लगती।
यानी कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड थी। उसने इस डायरी में लिखा था कि मेरे फादर एक स्लट हैं, और साथ ही उसने लिखा था कि वो एक शैतान है, एक सेटन है। यानी कि वो अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने एक जगह ये भी लिखा था कि अगर उसके पिता सेटन है, शैतान है, और उसकी बहन एक ह्यूमन है, तो उनका जो बेबी होगा आगे चलकर वो हाफ डीमन होगा, यानी कि आधा शैतान होगा। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रबलिंग थी, बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो डिस्टर्बिंग थी पढ़ने में। एक जगह इसने लिखा था कि मेरे पिता यानी स्टीवन वो हेल जाएगा, यानी कि नरक जाएगा, लेकिन वहां पर उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो दूसरे लोगों को टॉर्चर करेगा। यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि वो अपने पिता को कितना खतरनाक समझते थे और उनसे कितनी ज्यादा नफरत करते थे। अब जब एलिजा ने इस डायरी को पढ़ा तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई। उसको ये सारी चीजें डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो तुरंत ही स्टीवन को कन्फ्रंट करेगी। उसने तुरंत ही स्टीवन को फोन किया उसको कन्फ्रंट करने के लिए, और सीधा उससे पूछा कि ये सारी चीजें बताओ, क्या है मेरी बेटी की डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, आखिर उस घर में चल क्या रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि स्टीवन ने बताया कि ये सब कुछ ठीक है, बिल्कुल रियल है, और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। यानी कि ये बात बिल्कुल सच थी कि डेनिस प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसने बताया कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, यानी कि वो और उसकी बायोलॉजिकल बेटी एक दूसरे को प्यार करते हैं। और ये सुनकर एलिजा को बहुत बुरा सदमा पहुंचा। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। एलिजा ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो तो तुम्हारी बेटी है, अपनी बेटी है, और वो कितनी छोटी है, देखा जाए तो वो एक बच्ची है, और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। उसके बाद उसने वही काम किया जो कि ज्यादातर लोग करते। उसने सीधा पुलिस को फोन किया, और यहीं पर इस कहानी को खत्म हो जाना चाहिए था, ये केस यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तो इस केस में बहुत कुछ होना बाकी है, इतना कुछ कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जब पुलिस को पता चला कि यहाँ पर इंसेस्ट चल रहा है और इंसेस्ट वहां पर इलीगल था, तो यहाँ पर पुलिस वालों को कुछ करना चाहिए था। लेकिन देखा जाए तो इस केस में पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। बस जो उन्होंने किया वो ये किया कि दोनों छोटी बच्चियों के इंटरव्यू लिए गए, यानी कि उनसे बातचीत की गई, उनसे सारी सिचुएशन को समझा गया। लेकिन उन्होंने स्टीवन को अरेस्ट नहीं किया, यहां तक कि उन्होंने डेनिस से बातचीत भी नहीं की, उससे मिले भी नहीं। और वर्जीनिया में इंसेस्ट इलीगल है, तो उस समय तुरंत ही स्टीवन को अरेस्ट हो जाना चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डेनिस की उम्र 18 ईयर्स से ज्यादा थी, इससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यूएस में केवल रोड आइलैंड और न्यू जर्सी को छोड़कर बाकी सब जगह पर इंसेस्ट इलीगल है। इधर जो एलिजा थी वो सोच रही थी कि उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया है तो अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ बड़ा काम होगा और ये सारी चीजें यहीं पर रुक जाएंगी। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ, स्टीवन को अरेस्ट नहीं किया गया, उसको बस पूछताछ करके छोड़ दिया गया, दोनों बच्चियों से पूछताछ करके छोड़ दिया गया, तो अब वो बहुत ज्यादा घबरा गई। वो इसलिए भी घबराई क्योंकि स्टीवन से भी उसको खतरा था। अब स्टीवन को पता था कि वो उसको रिपोर्ट कर रही है, उसके खिलाफ काम कर रही है, और वो स्टीवन से बहुत ज्यादा डरती थी। क्योंकि स्टीवन से डरने के कारण भी थे, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, वो कुछ भी कर सकता था, उसको गन से ऑब्सेशन था, उसके पास तरह तरह की गन्स थी, और ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो अब एलिजा को अपनी जान पर भी खतरा मंडराता दिखने लगा था। उसको पता था कि कभी भी स्टीवन उसके साथ कुछ भी कर सकता है, उसकी बच्चियों के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो चुका था। अब जब भी एलिजा अपने ऑफिस से बाहर निकलती थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती थी। वो किसी ना किसी के साथ ही बिल्डिंग में खड़ी अपनी कार तक जाती थी। वो पूरे टाइम जब भी कहीं पर अपनी गाड़ी रोकती थी, उसको बहुत ज्यादा डर लगता था कि किसी भी डायरेक्शन से कभी भी उसके ऊपर गोली चल सकती है। जब भी उसके बगल में आकर कोई गाड़ी रुकती थी, तब भी एलिजा को लगता था कि शायद उसमें स्टीवन ही है, और शायद वो गन लेकर उसे मारने के लिए आया होगा। तो इधर एलिजा तो अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन इधर जो स्टीवन और केटी थे, उनके साथ तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आराम से अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे थे, आराम से जी रहे थे, जैसा रिलेशनशिप पहले चल रहा था आराम से अभी भी आगे चलता जा रहा था। इधर जो डेनिस थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके ही बायोलॉजिकल फादर का बच्चा था जो कि उसके पेट में था, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग बात है। जिस दौरान डेनिस प्रेग्नेंट थी, पता नहीं क्यों, लेकिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, यानी बायोलॉजिकल फादर और बेटी को शादी कर लेनी चाहिए। तो अब 20 जुलाई 2017 के दिन ये दोनों शादी कर लेते हैं, और शादी करने के लिए ये लोग जाते हैं मैरीलैंड। और यहाँ पर ये सिर्फ दो लोग नहीं गए थे शादी करने के लिए,
अब इससे भी एक बिजार चीज होने वाली थी, पता नहीं कैसे, लेकिन इनकी शादी में गेस्ट भी आए थे। और जो गेस्ट आए थे वो मैं आपको बता दूं कि ऐसे वैसे गेस्ट नहीं थे, बल्कि इनकी शादी में स्टीवन की अपनी माँ शामिल हुई थी, जो कि अगर देखा जाए तो डेनिस की ग्रैंड माँ थी, उसकी दादी थी। वो शामिल हुई थी अपनी पोती और अपने बेटे की शादी को करवाने के लिए। उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर डेनिस के अडॉप्टिव पेरेंट्स आए थे गेस्ट की तरह। यानी कि जिन लोगों ने डेनिस को अडॉप्ट किया था वो भी स्टीवन से, स्टीवन और एलिजा से, वही लोग अब स्टीवन से अपनी बेटी की शादी कराने के लिए वहां पर पहुंचे थे, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पर बाप बेटी आपस में शादी कर रहे थे और सब लोग ये प्रिटेंड कर रहे थे कि सब कुछ बढ़िया है। सब लोग स्माइल कर रहे थे, अच्छे से फोटो खिंचवा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे शादी को। और इन पिक्चर्स को देखकर भी आपको ऐसे ही लगेगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। बस आप ये देख सकते हैं कि जो डेनिस है वो काफी ज्यादा हैविली प्रेग्नेंट थी इस समय। और यहाँ पर पॉइंट आउट करना जरूरी है कि ये जो शादी थी पूरी तरह से इलीगल थी, इनको शादी की परमिशन मिल ही नहीं सकती थी। यानी कि इन्होंने अपनी शादी के फॉर्म पर झूठ बोला था। अगर वहां पर पता चल जाता कि ये बाप बेटी हैं तो उनको कभी भी शादी की परमिशन नहीं मिलती। जब बाद में एंथोनी और कैली से, यानी कि डेनिस के अडॉप्टिव पेरेंट्स से पूछा गया कि आप लोग शामिल क्यों हुए, तो इन्होंने कहा कि हम डेनिस का सपोर्ट करना चाहते थे और इनको पता था कि डेनिस का डिसीजन नहीं बदलेगा शादी का, तो अपोज करके कुछ मिलने वाला नहीं था। इस कारण से हमने उसमें शामिल होने का मन बनाया। बाकी ये चीज अच्छी तो हमको भी नहीं लगी थी, लेकिन उनको पता था कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर आपको वो डिसीजन सही नहीं लगा, ये गलत लगा, तो आप उसको रोकने की कोशिश ना करें। ये लोग रिपोर्ट भी कर सकते थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया और आराम से शादी में एंजॉय करके अपने घर चले गए। तो अब शादी करने के बाद स्टीवन और केटी ये दोनों नाइटडेल, नॉर्थ कैरोलिना मूव कर जाते हैं। और इसके कुछ महीनों के बाद 1 सितंबर 2017 के दिन केटी एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक बेटा था। इस बच्चे का नाम ये लोग रखते हैं बेनेट। और यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि एक तरह से उसने अपने भाई को भी जन्म दिया था। ये जो बच्चा था ये उसका बेटा होने के साथ साथ एक तरह से उसका भाई भी था। और स्टीवन के लिए जो बच्चा था वो उसका बेटा भी था और साथ ही उसका ग्रैंडसन भी था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी सिचुएशन है। एक थ्योरी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि शायद इनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर पाए थोड़ा बहुत। एक थ्योरी सामने आई है जिसका नाम है जेनेटिक सेक्सुअल अट्रैक्शन। और इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। ऐसा बताया जाता है कि जिनको ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल अट्रैक्शन की, वो अपने क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के प्रति ही कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये सेक्सुअल अट्रैक्शन तभी होता है जबकि ऐसे लोग अपने एडल्ट होने के बाद अपने किसी क्लोज ब्लड रिलेटिव से मिले पहली बार। और ऐसा ही इस केस में भी हुआ था। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये थ्योरी सच है या झूठ है, मतलब ये किस हद तक इस केस को एक्सप्लेन करती है, इनके बीच में जेनेटिक प्रॉब्लम थी या नहीं थी। लेकिन क्योंकि इस थ्योरी के बारे में मुझे पता चला इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि बस ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है, कि इनकी शादी हो गई, इस तरह की घटिया हरकतें चल रही हैं इस केस में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केस बहुत ही खतरनाक टर्न लेने वाला है आगे चलकर और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो सीधे हम केस के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब तक स्टीवन और केटी को साथ में रहते रहते कुछ महीने बीत चुके थे। इनकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही थी नॉर्थ कैरोलिना में। लेकिन उसके बाद जनवरी 2018 में इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और वापस वर्जीनिया भेजा जाता है। अब इनके ऊपर फाइनली इंसेस्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अजीब सी बात है। अभी तक क्यों नहीं लगाए गए, अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, लेकिन फिलहाल इनको फाइनली अरेस्ट कर लिया गया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब एलिजा ने इनको इनिशियली रिपोर्ट किया था तो पुलिस वालों ने सबसे पहले एक डीएनए टेस्ट करवाया था। उससे ये पता चलता कि ये लोग सच में एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। और जब बाद में रिजल्ट सामने आए तब इनकी खोजबीन शुरू हुई। ये लोग यहाँ से जा चुके थे। जब इनका पता चला कि ये लोग कहाँ पर रह रहे हैं तब इनको पकड़कर वापस लाया गया और इसके बाद इनके ऊपर इंसेस्ट और एडल्ट्री के चार्जेस लगाए गए। अब इनको इसके बाद 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती थी। अब जो स्टीवन का लॉयर था वो इसको डिफेंड करने की कोशिश करता है और डिफेंस में वो बोलता क्या है, वो ये बोलता है कि ये जो 40-42 साल का मेरा क्लाइंट है, ये जो व्यक्ति है, इसकी शादी बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही थी और जब ये 18 साल की एक लड़की से मिला तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ आकर्षित हो गया, क्योंकि ये लड़की इसके घर में आकर ही रहने लगी थी। अब यहाँ पर शायद वो ये बताना भूल गया कि ये जो 18 साल की लड़की थी
ये उसकी खुद की ही बायोलॉजिकल डॉटर थी जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गया, और उसको खुद इतनी अकल होनी चाहिए थी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट इसको नहीं होना चाहिए था। ये पूरी तरह से गलत था। अब एक बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि यहां पर स्टीवन को बेल मिल जाती है, उसको रिलीज कर दिया जाता है बेल पर, और अब उसको अपने ट्रायल का वेट करना था। अब कोर्ट उसको ऑर्डर सुनाती है कि तुम्हें वर्जीनिया स्टेट छोड़कर चले जाना है और तुम्हें डेनिस से अब कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है। इधर जो एलिजा थी उसने भी इसकी सारी की सारी गन्स को सीज कर लिया था, यानी कि उसने एक तरह से स्टीवन की सारी गन्स को जब्त कर लिया था ताकि अपनी गन्स तक वो ना पहुंच पाए। हालांकि जज ने इस बारे में कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। इधर अगर हम बेनेट की बात करें, यानी कि डेनिस और स्टीवन के बेटे की बात करें, तो ये बताया गया कि इसके बेटे को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको डेनिस से लेकर स्टीवन की मॉम को दे दिया जाए, यानी कि एक तरह से उस बच्चे की परदादी को, या हम कह सकते हैं कि दादी को, मतलब जो कुछ भी है पता नहीं, तो उसको दे दिया जाए। अब पता नहीं क्यों ये डिसीजन लिया गया, शायद कोर्ट को लगा हो कि उसको, बच्चे को अपने ब्लड रिलेटिव के साथ ही रहना चाहिए, सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है। लेकिन बेसिकली आपने उस बच्चे को ऐसे व्यक्ति को दे दिया था जिसके कारण अब स्टीवन उस बच्चे से कभी भी मिल सकता था। उस बच्चे का फुल एक्सेस था स्टीवन के पास, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो पहले ही अपने एक बच्चे को अब्यूज कर चुका था, तो कोई मतलब नहीं था कि दूसरे बच्चे को उसका एक्सेस रहे। वो बहुत ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था उसके आसपास के लोगों के लिए, हर कोई उससे डरता था। लेकिन पता नहीं क्यों उस बच्चे को फिलहाल स्टीवन की मॉम को दे दिया गया और स्टीवन को बेल पर रिलीज कर दिया गया। और स्टीवन को डेनिस से पहले ही बेल मिल गई थी, बाद में डेनिस को भी बेल मिल गई, लेकिन स्टीवन को पहले मिल गई, पता नहीं क्यों। डेनिस को भी ऑर्डर मिले थे कि उसको स्टीवन से कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है, और अब उसको अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास भेज दिया गया था, डॉवर, न्यूयॉर्क। अब वो उनके साथ ही रहने वाली थी। स्टीवन से फिलहाल उसको कोई भी कांटेक्ट नहीं करना था, तो अब वो अपने बेटे से भी मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका जो बेटा था वो तो स्टीवन की मॉम की कस्टडी में था, जो कि यहाँ से काफी दूर था, तो उससे मिलना भी केटी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा था उसकी कस्टडी डेनिस को ही मिलनी चाहिए थी, बच्चा उसके साथ ही रहना चाहिए था। पता नहीं क्यों कोर्ट ने ये ऊटपटांग डिसीजन दिया। अब जब इस केस में इंसेस्ट चार्जेस सामने आए तो ये केस बहुत ज्यादा फेमस हो गया, इसको बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिली। अब स्टीवन और डेनिस लगातार हेडलाइंस बना रहे थे, हर जगह उनकी न्यूज छप रही थी कि इन बाप बेटी ने शादी कर ली, शादी कर ली। और उसके बाद होते हैं इस केस के ट्रेजिक इवेंट्स। फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि स्टीवन और डेनिस दोनों अलग अलग रह रहे हैं। इस समय डेनिस न्यूयॉर्क में है और स्टीवन है नॉर्थ कैरोलिना में, जहां पर ये जाकर रहने लगे थे। ये वहीं पर फाइनली चला गया था, वहां पर रह रहा था। जब इनको बेल पर रिलीज किया गया दोनों को ही, उसके कुछ हफ्तों के बाद ही अब डेनिस ने नो कांटेक्ट ऑर्डर तोड़ दिया, यानी कि उसने स्टीवन से अब कांटेक्ट किया, जबकि इसको पूरी तरह से मनाही थी कांटेक्ट करने की। लेकिन इसने उस कांटेक्ट को तोड़ते हुए अब स्टीवन को फोन किया, और मुझे लगता है कि ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। उसने इस फोन में स्टीवन से कहा कि मैं अपनी रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती हूँ और अब मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। उसने कहा कि फाइनली मैं अपने सेंसेस में आ चुकी हूँ, यानी कि मुझे अकल आ गई है और मुझे इस रिलेशनशिप को खत्म करना है। जिस तरह का व्यक्ति था स्टीवन, उसने इन सारी चीजों को बहुत ही गलत तरीके से लिया। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया, और कहा जा सकता है कि वो गुस्से से पागल हो गया। उसको ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी में डेनिस और बेनेट, यानी उसके बेटे के अलावा और कोई है ही नहीं, और सब कुछ अब खत्म होने वाला है। शायद वो अपनी बाकी दोनों बेटियों के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। तो जब ये कन्वर्सेशन हुआ डेनिस और स्टीवन के बीच में, तो ये कन्वर्सेशन हुआ था 11 अप्रैल 2018 के दिन। उस दिन स्टीवन फिर फाइनली अपनी माँ के घर जाता है, जहां पर बेबी बेनेट रह रहा था उसकी माँ के साथ। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं बेनेट को लेने आया हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूं अब डेनिस से मिलने, और मैं बच्चे को भी डेनिस से मिलवा लाऊंगा। अब जो स्टीवन की माँ थी, उन्होंने कुछ खास विरोध नहीं किया। उन्होंने बेबी बेनेट उसके पिता को सौंप दिया, क्योंकि उनको सेफ ही लगा होगा उसको देना। यहाँ पर मैं स्टीवन की मॉम को बिल्कुल भी जज करना नहीं चाहती, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने बेटे से डर रही हो, या उनको अपने बेटे पर बहुत ज्यादा विश्वास हो। तो फिलहाल उन्होंने स्टीवन को बेबी बेनेट सौंप दिया। उन्हें लगा कि ये अब केटी से या डेनिस से मिलने जा रहा है, तो इट्स ओके। लेकिन स्टीवन बेबी बेनेट को लेकर न्यूयॉर्क जाने वाला नहीं था। वो बेबी बेनेट को लेकर वापस अपने घर पहुंचा, यानी कि नॉर्थ कैरोलिना पहुंचा, और यहां पर जाने के बाद उसने बेबी बेनेट को गला घोंटकर मार डाला।
उसके बाद उसने उसकी बॉडी को एक क्लोजेट में बंद कर दिया और ये हॉरिफिक मर्डर करने के बाद अब उसने डिसाइड किया कि वो डेनिस से मिलने के लिए जाएगा। अब डेड बॉडी को पीछे ही छोड़कर अपने घर में लॉक करके वो अपनी मिनी वैन में बैठा और उसने न्यूयॉर्क के लिए ड्राइव करना शुरू कर दिया। अब वो डेनिस से मिलने जा रहा था। वो पूरी रात गाड़ी चलाता रहा और ये कोई शॉर्ट ट्रिप नहीं थी। नॉर्थ कैरोलिना से, जहां पर अब डेनिस रह रही थी न्यूयॉर्क में, वो जगह करीब 600 माइल्स की दूरी पर थी। यानी कि अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो करीब 965 किलोमीटर्स दूर थी ये जगह, और इसको वहां पहुंचने में करीब 10 घंटे लगे। ये सुबह बहुत ही जल्दी इसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर के बाहर पहुंच गया था। जब ये वहां पर पहुंचा तो इसने गाड़ी बाहर ही एक जगह पर पार्क कर दी और वहां से घर पर नजर रखने लगा। पता नहीं कैसे, लेकिन इसने एक गन का भी जुगाड़ कर लिया था और वो अपने साथ लेकर आया था और उसको लेकर डेनिस के अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर के बाहर इंतजार कर रहा था उनके बाहर निकलने का। उस दिन डेनिस अपने एक अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए कैनेटिकट जाने वाली थी, और उस दिन डेनिस अपने फादर के साथ यानी एंथोनी के साथ घर से बाहर निकलती है। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब वो डेनिस की ग्रैंड मदर से मिलने जाने वाले थे। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, स्टीवन भी तुरंत अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा देता है और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है। वो लगातार इनका पीछा कर रहा था और उनके रुकने का इंतजार कर रहा था। फिर एक बार उसको राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जब ये लोग किसी कारण से रास्ते में रुकते हैं। जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं, स्टीवन भी अपनी गाड़ी रोकता है, बाहर निकलता है अपनी वैन से और इनकी गाड़ी के पास जाकर, इनकी कार के पास जाकर सीधा इनके ऊपर शूट करने लगता है। ये वहां पर तुरंत ही डेनिस की और उसके फादर एंथोनी की हत्या कर देता है। वहीं पर पास में एक ऑफ ड्यूटी फायर फाइटर मौजूद था। वो तुरंत ही 911 को कॉल करता है और बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। साथ ही वो सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर एक ब्लू मिनी वैन आई थी जो कि साउथ कैरोलिना की लग रही है, और सब कुछ मतलब हुलिया हुलिया सब कुछ बता देता है स्टीवन का। इधर स्टीवन यहाँ से भाग जाता है और तुरंत ही अपनी माँ को फोन करता है। वो सब कुछ कन्फेस करता है अपनी माँ के सामने। वो बताता है कि उसने क्या कांड किया है। वो बताता है कि उसने बेनेट को मार डाला है, फिर बताता है कि मैंने डेनिस की भी हत्या कर दी है और उसके फादर की भी। अब जब इसकी माँ को ये फोन मिलता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, उनको विश्वास ही नहीं होता। स्टीवन के फोन के बाद वो तुरंत 911 को कॉल करती हैं और बताती हैं कि मेरे बेटे ने मुझे अभी फोन किया था और बता रहा है कि उसने अपने बेटे को, अपनी वाइफ को मार डाला है। वो ये भी बताती हैं कि उसकी वाइफ ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था और इस कारण से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। Yes. My son just called me, and he told me oh my God, he killed his baby, and he's in the house. Okay, you said that he told you he killed his baby? Okay. His wife broke up with him. He told me, she's in New York, and he told me he was on his way. He called me last night and said he's on his way. He's going to bring the baby to her, and then he was coming back. And he just okay. He said he killed his wife, he killed her father, and I can't even believe this is happening. He left the baby dead when he left. Okay, where did he leave the baby? Okay, he said it was in the... तो अब जब पुलिस वालों को ये सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं स्टीवन की, तो वो तुरंत ही उसको ढूंढने की मुहिम शुरू कर देते हैं और ज्यादा समय नहीं लगता उसको अरेस्ट करने के लिए। उनको तुरंत ही स्टीवन की मिनी वैन मिल जाती है। वो क्राइम सीन से केवल 5 मील की दूरी पर ही मौजूद थी। पुलिस वाले एकदम सावधानी पूर्वक उस मिनी वैन की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसको आराम से गिरफ्तार कर लें, लेकिन उस मिनी वैन से मिलती है उनको स्टीवन की लाश। उसने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। यानी कि फिलहाल पिछले 24 घंटों में वो 4 जानें ले चुका था। इस केस के बारे में सब कुछ एकदम क्लियर था कि इसने क्यों मारा है, क्या था इसका इरादा, या इस केस में क्या क्या हुआ। तो इस केस में उसके अलावा किसी पर भी ब्लेम नहीं लगाया जाता और फाइनली इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। सबको पता था कि इस केस में पूरी तरह से स्टीवन की ही गलती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे मौके आए थे जबकि इस केस को कहीं ना कहीं रोका जा सकता था, बदला जा सकता था, लगाम लगाई जा सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की। केवल एलिजा ऐसी थी जिसने इनके रिलेशनशिप में ब्रेक लगाने की कोशिश की। उसने अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म किया। उसने बहुत ज्यादा कोशिश की कि पुलिस वाले इंटरवीन करें, और जो कुछ हुआ उससे एलिजा को अथॉरिटीज के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा आया।
उसने कहा कि कभी भी इस व्यक्ति को बेल मिलनी ही नहीं चाहिए थी, उसको नॉर्थ कैरोलिना जाने की परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी। वो उस घर में गया जहां पर उसने गन्स रखी हुई थी, और साथ ही वहां से अपने बेटे बेनेट के प्रति भी उसकी पूरी इजी एक्सेस थी। वो कभी भी अपनी माँ के घर जाकर अपने बेटे से मिल सकता था, जो कि पूरी तरह से गलत था। उसकी कस्टडी स्टीवन की माँ को मिलनी ही नहीं चाहिए थी। एलिजा ने कहा कि मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मैं ड्राइव कर रही होंगी तो ये मुझे रोककर मार डालेगा, लेकिन मेरा ये डर कहीं ना कहीं सच साबित हुआ, क्योंकि डेनिस की भी हत्या तभी हुई जबकि वो गाड़ी में मौजूद थी और उसके पिता ड्राइव कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं शायद मुझे इंट्यूशन हो गया था इन सारी चीजों का कि कुछ ना कुछ गलत होगा ड्राइविंग के दौरान। ये विश्वास करना कि इस केस में कुछ किया ही नहीं जा सकता था, जैसे कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने बोला या स्टीवन की माँ ने उसका साथ दिया कहीं ना कहीं अपनी बेटी की शादी में शामिल होकर। और इसके अलावा मुझे एक बात और भी बहुत ज्यादा अजीब लगी कि जब इसकी माँ ने 911 को कॉल किया, जब स्टीवन ने सब कुछ बता दिया था अपनी माँ को कि मैंने क्या कांड किया है, तो वो लगातार केटी को या डेनिस को उसकी वाइफ के रूप में रेफर कर रही थी। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि उसकी बेटी या कुछ भी, लगातार ये कह रही थी कि उसकी वाइफ ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्रीप्ड आउट करती हैं कहीं ना कहीं कि उसकी माँ भी कहीं ना कहीं इन चीजों में इसके साथ शामिल थी। और मुझे लगता है कि उसकी भी बहुत बड़ी गलती थी। अगर लोग इसको कंडेम करते, इसकी शादी में शामिल ना होते, इन सारी चीजों के लिए लानत भेजते, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये लोग सोचने पर मजबूर होते। लेकिन जब घर के बड़े ही साथ दे रहे हैं, उसकी दादी उसकी शादी में शामिल हो रही है, उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स शामिल हो रहे हैं, सब खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं, उनकी शादी करवा रहे हैं, तो वो तो एक 18 साल की लड़की थी, 18-19 साल की, उसको इतनी अकल नहीं रही होगी जब बड़े लोग साथ दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की भी पूरी तरह से गलती थी। हालांकि जो कुछ हुआ, ये हत्याएं वगैरह, इसमें शायद इनकी गलती नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन ये केस यहाँ तक पहुंचता ही नहीं अगर इतने सारे लोग साथ नहीं देते। इसके अलावा पुलिस वालों की भी गलती थी। अगर डीएनए टेस्टिंग वगैरह चल रही थी तो तब तक के लिए इनको अलग किया जा सकता था। इनके बीच में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते थे, मतलब बहुत कुछ किया जा सकता था। पुलिस वालों ने इनको छोड़ दिया, ये यहाँ से मूव कर गए, आराम से अपनी घर गृहस्थी बसाकर रहने लगे, शादी कर ली, मतलब क्या क्या कर लिया इन्होंने। और इधर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में लगे रहे, कोई भी लगाम नहीं लगाई। तो बहुत सारे लोगों की इस केस में गलती है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि इस केस ने आपको बहुत ज्यादा शॉक किया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मैं लगातार स्टोरीज डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।